कीजिए प्लीज। फर्स्ट स्टेप में ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? फॉस्फोराइलेशन। ये जो फर्स्ट स्टेप है इसमें क्या होता है? ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, ये आपको लिखना है। फॉस्फोराइलेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ फॉस्फेट। ये फर्स्ट स्टेप लिखेंगे आप, उसमें लिखेंगे कि भाई ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। एंजाइम कौन सा काम करता है? हेक्सोकाइनेज। और हमारे पास इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फॉस्फोराइलेशन। क्लियर? उसके बाद में सेकंड स्टेप में क्या होता है? आइसोमराइजेशन। ये है आइसोमराइजेशन। मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूल्स की का जो है रीअरेंजमेंट होता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है, तो मॉलिक्यूल्स का रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? आइसोमराइजेशन। सेकंड प्रोसेस आइसोमराइजेशन। उसके बाद में थर्ड है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से जब फ्रक्टोज 1 6 बिस फॉस्फेट बनता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? अगेन फॉस्फोराइलेशन। मतलब यहाँ भी फॉस्फेट का एडिशन हो रहा है। भाई एक और फॉस्फेट ऐड हो रहा है ना, एटीपी से एडीपी में कन्वर्ट हो रहा है, तो एक और फॉस्फेट ऐड हो रहा है, यहाँ पे ऐड ऑन हो रहा है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से जब फ्रक्टोज 1 6 बिस फॉस्फेट बनता है, तो इसमें भी इसको भी इस प्रोसेस को भी क्या बोलेंगे हम? फॉस्फोराइलेशन। इस प्रोसेस को भी बोलेंगे फॉस्फोराइलेशन। नेक्स्ट है हमारे पास क्लीवेज। ये है क्लीवेज। क्लीवेज क्या होता है? क्लीवेज का मतलब होता है कि टूटना। फ्रक्टोज 1 6 बिस फॉस्फेट जब यहाँ पे टूटता है ग्लिसरॉल्डिहाइड में और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? क्लीवेज। फ्रक्टोज 1 6 बिस फॉस्फेट टूटता है किसमें? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे क्लीवेज। और एंजाइम कौन सा काम करता है? एल्डोलेज। एंजाइम काम करता है यहाँ पे एल्डोलेज। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लीवेज। उसके बाद में नेक्स्ट है इंटर कन्वर्जन। नेक्स्ट है इंटर कन्वर्जन। तो इंटर कन्वर्जन क्या होता है कि भाई एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया। एक मॉलिक्यूल, ये जो यहाँ पे लिखा है ना इंटर कन्वर्जन, मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? इंटर कन्वर्जन। तो यहाँ पे डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लिसरॉल्डी एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। किस एंजाइम कौन सा काम करता है? आइसोमरेज। आइसोमरेज एंजाइम काम करता है। और क्या होता है? एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। और एंजाइम कौन सा काम करता है यहाँ पे? आइसोमरेज। ठीक है, इंटर कन्वर्जन हो गया। इंटर कन्वर्जन के बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मतलब क्या है कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से जब 1 3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बनता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। तो इसमें भाई दिख रहा है कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और क्या नाम है, फॉस्फोराइलेशन भी हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन यहाँ पे किसका हो रहा है? जब भी एल्डिहाइड ग्रुप और एसिड में चेंज होता है ना, तो वहां पे ऑक्सीडेशन होता है। अब ये जो हमारे पास था G3P ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये किस में चेंज हो रहा है? सॉरी, एसिड में चेंज हो रहा है। G3P एक एल्डिहाइड होता है और ये किस में चेंज हो रहा है? एसिड में चेंज हो रहा है। फॉस्फोग्लिसरेट बिस फॉस्फोग्लिसरेट एक एसिड होता है और ये एसिड में चेंज हो रहा है। एल्डिहाइड से जब एसिड में चेंज होता है, तो उस वहां पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो एक ये ऑक्सीडेशन तो हो गया हमारे पास। और उसके बाद में फॉस्फोराइलेशन। तो फॉस्फोराइलेशन का मतलब है कि भाई एडिशन ऑफ फॉस्फेट। ऑक्सीडेशन तो ये हो गया कि भाई एल्डिहाइड एसिड में चेंज हो रहा है। और फॉस्फोराइलेशन मतलब कि
एडिशन हो रहा है फॉस्फेट का। तो ये फॉस्फेट का एडिशन कहाँ से होता है? यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का एडिशन होता है। इस वाली प्रोसेस में, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का एडिशन होता है। और ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कहाँ से लिया जाता है? ये लिया जाता है साइटोप्लाज्म से। ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट साइटोप्लाज्म से लिया जाता है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, जब ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से, ये है हमारे पास ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, इससे क्या बनता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। जब भी एल्डिहाइड से और एसिड बनता है, जब भी एल्डिहाइड जो है, एल्डिहाइड ग्रुप एसिड में चेंज होता है, तो वहां पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो हमारे पास ऑक्सीडेटिव का मतलब ऑक्सीडेशन तो हो गया, अब बच गया नीचे फॉस्फोराइलेशन, मतलब फॉस्फेट का एडिशन। यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का एडिशन होता है, और वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कहाँ से लिया जाता है? साइटोप्लाज्म से लिया जाता है, मतलब उसमें ऐसे घूम रहा होगा फॉस्फेट, वहां से उसको लिया जाता है। इज दैट क्लियर? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, अगेन नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास डी फोस्फोराइलेशन। ये है हमारे पास डी फोस्फोराइलेशन। यहाँ पे क्या होगा कि रिमूवल ऑफ फॉस्फेट, फॉस्फेट का रिमूवल हो रहा है। तो किसकी फॉर्म में हो रहा है? एटीपी की फॉर्म में। एडीपी से एटीपी बन रहा है, तो डी फोस्फोराइलेशन मतलब रिमूवल ऑफ फॉस्फेट। 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से और 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा, तो यहाँ पे क्या होगा? डी फोस्फो डी फोस्फोराइलेशन, मतलब रिमूवल हो रहा है फॉस्फेट का एटीपी की फॉर्म में। ये यहाँ पे एटीपी है ना, ये एटीपी, तो यहाँ पे इसका रिमूवल हो रहा है फॉस्फेट का। नेक्स्ट है हमारे पास कन्वर्जन। कन्वर्जन में क्या होता है कि फॉस्फेट जो है वो 3 नंबर पोजीशन से और 2 नंबर पोजीशन पे शिफ्ट हो जाता है। ये यहाँ पे क्या है? 3 फॉस्फोग्लिसरेट, और यहाँ पे क्या है? 2 फॉस्फोग्लिसरेट। मतलब जो फॉस्फेट जो है वो 3 नंबर पोजीशन से और 2 नंबर पोजीशन पे शिफ्ट हुआ है। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? कन्वर्जन। कन्वर्जन। भाई फॉस्फेट जो है 3 नंबर पे था और वो 2 नंबर पे शिफ्ट हो गया, इस प्रोसेस को बोलेंगे हम कन्वर्जन। ठीक है, और यहाँ पे एक मिस्टेक है, उसको आप ठीक कर लीजिएगा प्लीज। यहाँ पे जो है ये 2H2O है ना, ये नहीं निकलेगा, यहाँ पे 2H2O नहीं निकलेगा, ये करेक्ट कर लीजिए आप प्लीज। कन्वर्जन प्रोसेस में क्या होता है कि फॉस्फेट जो है 3 नंबर पोजीशन से और 2 नंबर पोजीशन पे शिफ्ट हो जाता है। इस स्टेप में 3 फॉस्फोग्लिसरेट से 2 फॉस्फोग्लिसरेट बनता है, मतलब 3 नंबर पे फॉस्फेट था और वो 2 नंबर पे शिफ्ट हो गया। इस प्रोसेस को बोलेंगे हम कन्वर्जन, या इस स्टेप को हम कन्वर्जन बोलेंगे। ये 2H2O रिलीज नहीं होगा भाई, यहाँ से इसको करेक्ट कर लीजिए। कर लिया ना सबने? मतलब याद रखना, आप पीडीएफ भेजू, उसमें कटिंग कर लेना ये। और नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास डिहाइड्रेशन। सबको पता है डिहाइड्रेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ वाटर। तो यहाँ से वाटर का रिमूवल हो रहा है, जब 2 फॉस्फोग्लिसरेट ग्लिसरेट से 2 फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनता है, तो डिहाइड्रेशन होता है, मतलब वाटर का रिमूवल होता है, वाटर बाहर निकलता है। तो डिहाइड्रेशन क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास फॉस्फोइनोल पायरुवेट से जब 2 पायरुवेट बनता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डीफॉस्फोराइलेशन। इसको बोलेंगे डीफॉस्फोराइलेशन। मतलब क्या हो रहा है कि रिमूवल ऑफ फॉस्फेट इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। यहाँ पे जो ये है एटीपी रिलीज हो रहा है फॉस्फेट के, मतलब फॉस्फेट रिलीज हो रहा है एटीपी की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? डीफॉस्फोराइलेशन। ये 10 स्टेप थे कंप्लीट ग्लाइकोलाइसिस के। ये तो आपको, जैसे आपका 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आपको उसमें पूरा कंटेंट लिखना पड़ेगा, जो लास्ट क्लास में करवाया था वो भी, और जो ये ग्लाइकोलाइसिस के 10 स्टेप है, फॉस्फोराइलेशन, आइसोमराइजेशन, अगेन फॉस्फोराइलेशन, क्लीवेज, और जो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। बस बाकी तो सारे सेम है, आपने पहले भी पढ़े होंगे। बस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में एक चेंज है कि उसमें थोड़ा सा बताना पड़ेगा आपको कि जो एल्डिहाइड से एसिड ग्रुप में चेंज होता है, वहां पे ऑक्सीडेशन होता है। और फॉस्फोराइलेशन मतलब साथ में फॉस्फेट का भी ऐड होता है। इज दैट क्लियर?
उसके बाद में बात करते हैं हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस के बाद में नेक्स्ट था हमारे पास पायरुवेट, सॉरी उससे पहले एनर्जी, एनर्जी के बारे में, नेट एनर्जी रिलीज इन ग्लाइकोलाइसिस, नेट एनर्जी रिलीज इन ग्लाइकोलाइसिस, कितनी एनर्जी रिलीज होती है? 2 एटीपी और 2 एटीपी, 4 एटीपी रिलीज होती है और 2 एनएडीएच रिलीज होता है यहाँ पे। तो जो 2 एटीपी और 2 एटीपी हमारे पास कितनी हो गई? 4 एटीपी और 2 एनएडीएच। लेकिन कंज्यूम कितनी होती है? जो फर्स्ट और थर्ड स्टेप था ना, उसमें एटीपी से जो एडीपी था, एटीपी से एडीपी रिलीज हो रहा था, तो दो वहां पे कंज्यूम हो जाती है। तो 4 एटीपी माइनस 2 एटीपी, ठीक है। फोर्थ ही हमारे पास, उसमें से दो माइनस कर दिया हमने, और 2 एनएडीएच। तो हमारे पास टोटल कितनी बच गई? 7 एटीपी। 7 कैसे बच गई? जो एक एनएडीएच होता है ना, वो 2.5 एटीपी के बराबर होता है। तो एक एनएडीएच की 2.5 और एक और एनएडीएच की 2.5, तो टोटल ये हो गई 5, 5 एटीपी। और 2 हमारे पास उसकी बची हुई है। तो टोटल हमारे पास कितनी एटीपी हो गई? 7 एटीपी। 7 एटीपी एनर्जी रिलीज होती है यहाँ से। मतलब 2 एटीपी और 2 एनएडीपी, सॉरी एनएडीएच, 2 एटीपी और 2 एनएडीएच एनर्जी रिलीज होती है। और टोटल एटीपी की बात करें तो 7 एटीपी, 7 एटीपी एनर्जी रिलीज होती है टोटल यहाँ से ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में। ठीक है भाई, क्लियर है ना? हाँ जी, एनी रिस्पॉन्स? जी। नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। सेकंड स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप जो ग्लाइकोलाइसिस था, उसमें क्या होता है? वो एरोबिक में भी होता है, नॉन एरोबिक में भी होता है, ऑटो की प्रेजेंस में भी, अब्सेंस में भी। फिर हमने जो 4 स्टेप पढ़े थे एरोबिक के, उसमें सेकंड है ऑक्सीडेटिव ना पायरुवेट ऑक्सीडेशन, पायरुवेट ऑक्सीडेशन। अब ये क्या है? इसको एक लिंक रिएक्शन भी बोलते हैं। ये आप लिख लीजिएगा, लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये जो होता है ग्लाइकोलाइसिस को और क्रेब साइकिल को आपस में जोड़ता है, इसलिए इसको लिंक रिएक्शन भी बोलते हैं। पायरुवेट ऑक्सीडेशन जो होता है, इसको बोलते हैं हम लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ग्लाइकोलाइसिस को और क्रेब साइकिल को आपस में जोड़ता है। अब पढ़ते हैं क्या होता है पायरुवेट ऑक्सीडेशन में। द फर्स्ट स्टेप इज ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, पायरुवेट का ऑक्सीडेशन होगा। सेकंड है पायरुवेट मूव इनटू माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स, पायरुवेट जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में मूव करता है। और पायरुवेट ऑक्सीडेशन आल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। तो इसका यहाँ पे जो होगा, पायरुवेट का ऑक्सीडेशन होगा और एनर्जी रिलीज होगी, और इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन भी बोल सकते हैं हम। पायरुवेट ऑक्सीडेशन को क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, क्योंकि यहाँ पे CO2 रिलीज हो रही है, ठीक है। नीचे एक रिएक्शन है CH3, दिख रहा है भैया आपको? CH3 C डबल बॉन्ड O, अगेन C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव। CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव। तो यहाँ पे जो ये इतना ग्रुप है ना, CH3 C डबल बॉन्ड O जितने तक, ये होता है एसिटाइल ग्रुप। CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ तक इसको क्या बोलते हैं? एसिटाइल ग्रुप। ये कंप्लीट यहाँ ये, एक सेकंड रुकिए। ये जो है कंप्लीट जो होता है पायरुवेट का फॉर्मूला होता है, ये पायरुवेट होता है कंप्लीट, ये पायरुवेट है कंप्लीट। लेकिन इसमें जो है CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ तक क्या होता है? यहाँ तक इसको हम क्या बोलते हैं? एसिटाइल ग्रुप। ये होता है एसिटाइल ग्रुप। तो एसिटाइल ग्रुप जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये एसिटाइल ग्रुप क्या करेगा? ये एसिटाइल ग्रुप कोएंजाइम ए के साथ जुड़ेगा, कोएंजाइम के साथ जुड़ेगा। CH3 C डबल बॉन्ड O, ये यहाँ पे जुड़ गया। देखिए नेक्स्ट स्टेप में NAD की प्रेजेंस में
NAD पॉजिटिव की प्रेजेंस में, और एक एंजाइम काम करता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम काम करता है यहाँ पे। एंजाइम कौन सा काम करता है? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। NAD पॉजिटिव की प्रेजेंस में NADH बाहर निकल जाता है, यहाँ पे रिलीज होता है, NADH रिलीज होता है, और क्या बनता है? CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, और एक ये जिग जैक लाइक स्ट्रक्चर होता है S एंड को एंजाइम। मतलब जो एसिटाइल ग्रुप था ना हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O, वो आके जुड़ेगा कोएंजाइम से, और जब कोएंजाइम के साथ ये एसिटाइल ग्रुप बन जुड़ता है ना, तो ऐसे ही लिखा जाता है, ऐसे एक जिगजैग फॉर्म में लिखा जाता है। जब एसिटाइल ग्रुप कोएंजाइम के साथ जुड़ता है तो वहां पे ऐसा ही लिखा जाता है, ऐसे जिगजैग में लिखा जाएगा वो। ये जो जिगजैग लगा रखा है ना यहाँ पे, सी जिगजैग एस कोएंजाइम, तो एसिटाइल ग्रुप था हमारे पास पायरुवेट में CH3 C डबल बॉन्ड O, वो कहाँ पे जुड़ता है? कोएंजाइम के साथ। ठीक है, तो यहां से क्या बनेगा? एसिटाइल कोएंजाइम प्लस CO2 रिलीज होगी। और एंजाइम कौन सा काम करेगा? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम करेगा। तो यहाँ पे ये रिएक्शन दिखाई है सिर्फ एक पायरुवेट की, लेकिन हमारे पास निकले तो दो पायरुवेट थे। अब पढ़ते हैं व्हाट वी गोट इन दिस रिएक्शन। व्हाट वी गोट इन दिस रिएक्शन, तो हमारे पास क्या निकलेगा? दो एसिटाइल को एंजाइम। हमने जो अभी रिएक्शन दिखाई है वो सिर्फ एक दिखाई है, लेकिन हम एक पायरुवेट की दिखाई है, लेकिन हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस में तो दो पायरुवेट निकले थे। दो पायरुवेट निकले थे। अभी जो ये रिएक्शन है ये एक पायरुवेट की दिखाई है, तो हमारे पास तो क्या होगा फिर? दो एसिटाइल कोएंजाइम बनेंगे। इस रिएक्शन में एक बना था, लेकिन दो पायरुवेट से करेंगे तो दो बनेंगे ना, और दो मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 निकलेगा, और 2 NADH निकलेगा एनर्जी की फॉर्म में। हम जो ऊपर अभी रिएक्शन पढ़ी है, इस रिएक्शन में क्या है? ये एक रिएक्शन है, ये एक रिएक्शन दिखाई है हमने, लेकिन हमारे पास दो मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट रिलीज हुआ था ग्लाइकोलाइसिस में, तो दो होगा, तो फिर यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास 2 NADH रिलीज होगा, और क्या ना, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ये CO2 रिलीज होगा, और दो ही हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम रिलीज होंगे। ठीक है, व्हाट वी गॉट इन द रिएक्शन, 2 एसिटाइल कोएंजाइम, 2 CO2 मॉलिक्यूल्स, और 2 NADH मॉलिक्यूल्स एसिड की फॉर्म में। क्लियर है ना इतना? जी। नेक्स्ट है, ये जो एक एंजाइम काम किया था ना इसमें, एंजाइम कॉम्प्लेक्स पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम एक काम किया था इसमें, इस रिएक्शन में, पायरुवेट ऑक्सीडेशन में। इस एंजाइम का नाम था पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। अब वो किस किस से मिलके बना है और कैसे काम करता है वो पढ़ेंगे, उसके बारे में, उस एंजाइम के बारे में। तो क्या लिखा है? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, नीचे क्या है? मेड अप ऑफ 3 इंडिविजुअल एंजाइम। ये 3 इंडिविजुअल एंजाइम से मिलके बना है ये कॉम्प्लेक्स। जो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स था वो 3 इंडिविजुअल एंजाइम से मिलके बना है। फर्स्ट है हमारे पास, फर्स्ट है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, इसको हम बोलेंगे E1। सेकंड है हमारे पास डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज, डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज, इसको बोलेंगे हम E2। और थर्ड है हमारे पास डाईहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज। कुछ नहीं है, सिंपल सा है, जो हमने एंजाइम काम किया था ना वहां पे, उस एंजाइम के बारे में पता कर रहे हैं कि वो जो कॉम्प्लेक्स एंजाइम था पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, वो किस किस से मिलके बना है? वो 3 इंडिविजुअल एंजाइम से मिलके बना है। फर्स्ट है हमारे पास पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, इसको E1 बोलेंगे। सेकंड है हमारे पास, फर्स्ट हो गया पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज E1। सेकंड है डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज, इसको E2 बोलेंगे। और थर्ड है हमारे पास डाईहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज, इसको E3 बोलेंगे।
ठीक है। अब ये आगे E1 के आगे मैंने 24 लिखा है, इस 24 का मतलब क्या है? E1 के आगे जो 24 लिखा है इसका मतलब ये है, इस 24 का मतलब ये है कि ये 24 यूनिट से मिलके बना है। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज 24 यूनिट से मिलके बना है। और E2 है, इसके आगे भी 24 लिखा है, ये भी 24 यूनिट से मिलके बना है। और जो नीचे हमारे पास E3 है, यहाँ पे 12 लिखा है, तो ये 12 यूनिट से मिलके बना है। ठीक है भाई। उसके बाद में नेक्स्ट है, दीज ऑल थ्री एंजाइम ओनली वर्क विद देयर कोएंजाइम। ये जो तीन एंजाइम हमने अभी पढ़े हैं, ये जो तीन एंजाइम हैं, ये काम करते हैं अपने कोएंजाइम के साथ। अब पढ़ते हैं इनके कोएंजाइम कौन से होते हैं। पहले हमने कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ा। कॉम्प्लेक्स क्या था? एंजाइम कॉम्प्लेक्स क्या था? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। उसमें तीन इंडिविजुअल एंजाइम होते हैं, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज इवन और डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज E2। और थर्ड है हमारे पास डाईहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज E3। हो गया। अब उसके बाद में ये जो तीन एंजाइम है ना, ये तीन एंजाइम ये अपने कोएंजाइम के साथ ही काम करते हैं। अब इनका कोएंजाइम कौन सा होता है, किसके साथ काम करेंगे ये, वो पढ़ते हैं। अब जो E1 है, E1 का कोएंजाइम जो E1 है, E1 से मतलब यहाँ पे पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया यहाँ पे E1, लेकिन आप कंप्लीट लिखना इसको, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज का कोएंजाइम क्या है? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज का कोएंजाइम क्या होगा? COA। कोएंजाइम होगा थायामीन पायरोफॉस्फेट, TPP। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है उसका कोएंजाइम होगा थायामीन पायरोफॉस्फेट, TPP। और ये क्या फंक्शन करता है, क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? ये करता है डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट एंड ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट। हमने जो रिएक्शन पढ़ी थी ना, उसमें ये क्या करेगा, CO2 को बाहर निकालने का काम करता है। E1 जो है उसका कोएंजाइम थायमीन पायरोफॉस्फेट है, और इसका काम क्या होकर ये फंक्शन क्या परफॉर्म करता है? फंक्शन परफॉर्म करता है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट एंड ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट। मतलब CO2 को बाहर निकालने का काम होता है बेसिकली इसका। सेकंड है हमारे पास E2। अब E2 का कोएंजाइम क्या होगा? लिपोइक एसिड और कोएंजाइम। E2 का कोएंजाइम होगा लिपोइक एसिड और कोएंजाइम। अब ये क्या काम करता है? ये काम करता है कि जो एसिटाइल ग्रुप था ना, जहां पे वो रिएक्शन हुई थी CH3C डबल बॉन्ड हो, तो ये क्या करता है, उस एसिटाइल ग्रुप को उठा के और कोएंजाइम तक पहुंचाता है। लिपोइक एसिड, E2 का कोएंजाइम है लिपोइक एसिड और कोएंजाइम। इसका काम क्या होता है? फंक्शन कैटालाइज ट्रांसफर ऑफ एसिटाइल ग्रुप ऑफ कोएंजाइम। मतलब ये क्या करता है, ये जो एसिटाइल ग्रुप था ना उसको उठा के और कोएंजाइम तक पहुंचाता है, इसका इतना काम होता है, ये फंक्शन परफॉर्म करता है E2। और E2 क्या था हमारे पास? डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज। जी। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड E3। E3 मतलब डाई हाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज। थर्ड E3। E3 का कोएंजाइम होता है NAD पॉजिटिव और FAD। NAD पॉजिटिव और FAD। FAD से मतलब है फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। E3 का कोएंजाइम है NAD पॉजिटिव और FAD। अब ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं पायरुवेट ऑक्सीडेशन में? ये पूरे मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है। ये पूरे मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट बनता है, रीऑक्सीडाइज। यहाँ पे लिखा है ना इसका फंक्शन। ये पूरे जो मैकेनिज्म होता है ना उसमें इंटरमीडिएट का काम करता है। ये क्या करता है? रीऑक्सीडाइज डाईहाइड्रो लिपोएमाइड। ठीक है। ये जो पूरा मैकेनिज्म होता है पायरुवेट ऑक्सीडेशन का, इसमें इंटरमीडिएट का काम करता है। ठीक है। और इसको क्या करता है? रीऑक्सीडाइज करता है। इस पूरे कंप्लीट प्रोसेस को रीऑक्सीडाइज करता है ये।
ठीक है। और उसके बाद में क्या है, नाउ दिस एसिटाइल कोएंजाइम इज एंटर इनटू क्रेब्स साइकिल। उसके बाद में जो ये एसिटाइल कोएंजाइम होता है ये क्रेब साइकिल में एंटर कर जाता है। भाई यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्रेब साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट क्लास में हम एक एक क्लास में लेके चल रहे हैं। फर्स्ट क्लास में हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा, सेकंड में हमने आज पायरुवेट ऑक्सीडेशन पढ़ा, नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे क्रेब साइकिल। तो अगर यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। बताइए आप लोग। आई एम ऑडिबल, सबको मेरी आवाज आ रही है? हेलो। तो यहां तक अगर आपको पायरुवेट ऑक्सीडेशन में अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताइए, मैं दोबारा से इसको रिवाइज करा दूंगा। नहीं फिर हम, अच्छा रिएक्शन ठीक है। रिएक्शन, ये रिएक्शन थी हमारे पास। ठीक है। तो जो CH3 C डबल बॉन्ड O है यहाँ पे CH3, ये पूरे के पूरा क्या है, पायरुवेट है। ये कंप्लीट पायरुवेट है हमारे पास। लेकिन इसमें जो है, जस्ट ए सेकेंड, ये कंप्लीट हमारे, लेकिन इसमें जो CH3 और C डबल बॉन्ड O यहाँ तक पता है क्या है ये एक एसिटाइल ग्रुप है। CH3 C डबल बॉन्ड O, ये कंप्लीट तो हमारे पास पायरुवेट हो गया। और इसमें CH3 C डबल बॉन्ड O क्या है, ये एसिटाइल ग्रुप है। और ये एसिटाइल ग्रुप, हाँ ये एसिटाइल ग्रुप ही कोएंजाइम के साथ जुड़ता है यहाँ पे। नेक्स्ट जब ये रिएक्शन हो, सल्फर नहीं है ये, सल्फर नहीं है, ये सल्फर नहीं है, ये इस ग्रुप के साथ जुड़ता है, ये जिगजैग और ये एस इसके साथ जुड़ता है। जब भी एसिटाइल कोएंजाइम जुड़ेगा ना, एसिटाइल ग्रुप जुड़ेगा मतलब कोएंजाइम के साथ एसिटाइल ग्रुप जुड़ेगा तो ऐसे ही जुड़ता है, जिगजैग और एस। ठीक है, इसलिए ये एस लिखा हुआ है। जी। और ये फिर आ गया ये कोएंजाइम। ठीक है। और CO2 रिलीज होती है यहाँ से। और एंजाइम कौन सा काम करता है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। जी। और इस जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स के बारे में हमने पढ़ा कि ये 3 इंडिविजुअल एंजाइम से मिलके बना है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, पायरुवेट ट्रांस एसिटाइलेज, सॉरी डाई डाईहाइड्रोलिपोल ट्रांस एसिटाइलेज, और डाईहाइड्रोलिपोल डिहाइड्रोजिनेज E1 E2 और E3। मतलब ये जो एसिटाइल ग्रुप है ना ये जुड़ता है आके कोएंजाइम से, कोएंजाइम नहीं जुड़ता इससे आके। और ये जब जुड़ेगा तो ऐसे जिगजैग और एस की फॉर्म में जुड़ेगा। ये जब यहाँ पे जुड़ता है एसिटाइल ग्रुप आके यहाँ से, तो कोएंजाइम के साथ, तो ये जिगजैग फॉर्म और एस के साथ जुड़ेगा ये। ठीक है। क्लियर है भाई इतना? इसमें और कोई दिक्कत, इस कॉम्प्लेक्स में, एंजाइम कॉम्प्लेक्स में अगर कोई दिक्कत कि कौन सा जो है कोएंजाइम और क्या काम करता है? जो पहले वाला E1 था वो क्या काम करेगा, CO2 को बाहर निकालने का काम करेगा इस रिएक्शन में। ये यहाँ पे CO2 बाहर निकल रही। और जो E2 था वो क्या करेगा, एसिटाइल ग्रुप को उठा के और कोएंजाइम के साथ जोड़ेगा। और जो थर्ड था हमारे पास, वो इस पूरे मैकेनिज्म का इंटरमीडिएट रहता है और इस रिएक्शन को रीऑक्सीडाइज कराता है। बस ये सिंपल सा। क्लियर है ना भाई सबको? तो क्लास में फिर हम क्रैब साइकिल स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अगर अगर यहाँ से पहले तक इतना सिलेबस जितना हमारा हो गया, करीब 1.5 यूनिट कंप्लीट हो गया, एंजाइम कंप्लीट हो गया, और उसके बाद में सेलुलर रेस्पिरेशन चल रहा है। अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत हो ना तो आप मेरे से बेझिझक कभी भी पूछ सकते हो। एंजाइम का जो हमने यूट्यूब पे वीडियो डाली थी, अगर उसमें किसी को कोई दिक्कत हो किसी भी टॉपिक में तो दोबारा से हो जाएगा वो, क्योंकि अभी टाइम है हमारे पास। और जो सेकंड पेपर है ना आपका इकोनॉमिक बॉटनी का, उसमें सारा थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो वो हम जल्दी जल्दी करेंगे। मतलब ये है कि चार चार दिन में एक यूनिट हो जाएगा, क्योंकि सीरियल्स और पल्सीज है उसमें सारा थ्योरेटिक, उनके हार्वेस्टिंग कल्टीवेशन और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़नी है। उसमें ऐसा कुछ है नहीं कि बताया जाए आपको।
सारा थ्योरेटिकल पोर्शन है। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो आपका फर्स्ट पेपर है ना, ये आगे इन फ्यूचर भी आपके एमएससी में अगर आप जूलॉजी से करोगे तो पूरा बायोकेम भर-भर के मिलेगा आपको। और बॉटनी से करोगे तो वहाँ पे भी पूरा बायोकेम मिलेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये पेपर आपका अच्छे से हो जाए, ताकि आपको दिक्कत ना आए आगे। ठीक है? और वो वाला पेपर जो इकोनॉमिक बॉटनी है, वो बहुत ही रेयर काम आता है वो भी इकोनॉमिक बॉटनी में, लेकिन वो बहुत कम काम आता है, उसमें थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा होता है। ठीक है? तो अब अगर ये एंजाइम और यहाँ पे जो सेलुलर रेस्पिरेशन में अगर कहीं भी आपको कोई दिक्कत है ना, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कभी भी, किसी भी टाइम। ठीक है भई? आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे हम क्रैब साइकिल। ठीक है? थैंक यू सो मच।